हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूं। बच्चों, माय नेम इज समता शुक्ला और हम लोगों का क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है, जिसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स कल करवाए थे। आपको एक एक्सपेरिमेंट भी करवाया था जिसमें आप लिक्विड की, सॉलिड्स की और गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। हाउ टू चेक द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस। तो ये एक्सपेरिमेंट आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और ये एक्सपेरिमेंट आप घर पर भी बहुत इजीली कर सकते हैं। उसमें केवल सिरिंजेस का यूज करना है आपको, और आप अपने आसपास के वातावरण में, है ना, आपका जो ये सब्जेक्ट है साइंस को आप अपने आसपास के वातावरण में हर जगह पे फील कर सकते हैं। मतलब अगर आप देखें ध्यान से तो हर तरफ आपका क्या चल रहा है, साइंस या विज्ञान ही काम कर रहा है। तो विज्ञान काम तो कर रहा है, लेकिन वो काम कैसे करता है, विज्ञान काम कैसे करता है, इसलिए हम लोगों को ये सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत आ पड़ी है। तो 9th में हम लोग गैसों की कंप्रेसिबिलिटी के बारे में जो एक्सपेरिमेंट था वो कर चुके हैं। फिर मैंने आपको कुछ टिप्पणी लिखने के लिए करवाया था कल, जिसमें हम आपकी दृढ़ता उस पर टिप्पणी कंप्लीट कर चुके हैं। फिर संपीड्यता यानी कंप्रेसिबिलिटी और फ्लूइडिटी यानी तरलता के बारे में हम लोग टिप्पणी कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड की तरफ और कुछ और क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ शेयर करती हूँ और देखते हैं कि आप खुद सोचिए कि क्या चैप्टर पढ़ने के बाद वो क्वेश्चंस का आंसर कर पाने में आप खुद से सक्षम हैं या नहीं। और हैं तो भी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो जो मैं बोर्ड पे करवा रही हूँ उसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों, हम लोगों का जो क्वेश्चन आंसर चल रहा था उसमें मैंने आपको दृढ़ता, मैंने आपको दृढ़ता का करवा दिया था। फिर संपीड्यता पर टिप्पणी मैंने आपको कल ही लिखवा दी थी। तरलता पे भी आपकी टिप्पणी लिखवाई जा चुकी है। अब आपको मैं आज लिखवाऊंगी कि बर्तन में गैस का भरना, इस पर टिप्पणी लिखना है आपको। बर्तन में गैस का भरना, फिर आपको आकार यानी साइज पे टिप्पणी लिखना है। गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। तो देखते हैं आज की क्लास में हम कितना कर पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन और नोटबुक लेके तैयार हो जाइए बच्चों। ठीक है, हमारा टिप्पणी लिख रहे थे हम। टिप्पणी लिखिए। ठीक, आपको लिखना है बर्तन में गैस का भरना। ठीक, मतलब ये लिखना है आपको कि किसी बर्तन में गैस कैसे भरी जाती है, कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं जब आपका गैस भर सकते हैं। टिप्पणी का मतलब ये होता है बच्चों कि आपको उस मैटर के बारे में, जो आपका क्वेश्चन है उसके बारे में एटलीस्ट 5 to 10 लाइन्स आप लिख सकते हैं। यू कैन राइट 5 to 10 लाइन्स, और जिससे आपका समझ में आ जाए कि वो टॉपिक जो आपका दिया जा रहा है वो अच्छी तरह से आपको समझ में आना चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं, टिप्पणी कहते हैं। तो किसी बर्तन में ऐसे लिखेंगे कि किसी बर्तन में गैसों को आसानी से भरा जा सकता है।
आप सभी को पता है बच्चों कि अगर किसी गैस का सिलेंडर खुल जाए तो यू कैन नॉट कंट्रोल, उसके फैलाव को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको भरने की बात आती है तो किसी भी बर्तन में गैसों को आसानी से, यानी कि बहुत ज्यादा आसानी से भरा जा सकता है। उसके पीछे भी क्या कारण है? क्योंकि किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है क्योंकि इसके सभी कण, यानी कि जो इसमें अणु होते हैं, इसके सभी कण सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में तीव्र गति से, नोट करेंगे अपनी कॉपी में, तीव्र गति से चलते हैं, या उनके अंदर क्या होती है, गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, बहुत ज्यादा होती है। तथा यहाँ फुल स्टॉप अभी नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा आपका कॉमा। चलते हैं कॉमा, कॉमा लगाया तो तथा भी लिखने की आपको जरूरत नहीं है। कॉमा और बर्तन में पूरा फैल जाते हैं। ठीक, किसी बर्तन में गैसों को आसानी से भरा जा सकता है क्योंकि इसके सभी कण सभी दिशाओं में तीव्र गति से चलते हैं और बर्तन में पूरा फैल जाते हैं। ऐसा इसके कणों की अत्यधिक, यानी कि एक्सेसिव, अत्यधिक गतिज ऊर्जा के कारण, गतिज ऊर्जा एवं, देखो इनके अंदर गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, एक्सेसिव काइनेटिक एनर्जी होती है, और क्या होता है बच्चों, नगण्य अंतराणविक बल होता है। इनके अंदर क्या होता है, नगण्य अंतर आणविक बल के कारण होता है। अंतराणविक बल का मतलब आपका इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है, दो अणुओं के बीच में जो फोर्स होता है वो इसमें नगण्य होता है, यानी एकदम ना के बराबर होता है। तो ये कह सकते हैं कि इसी के कारण ऐसा होता है। और एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड्यता की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ठीक, उसके बाद आपका नेक्स्ट टिप्पणी है, ये आपका 4th नंबर था। नेक्स्ट है आपका 5th नंबर, आकार। आप सभी जानते हैं कि आकार किसको कहते हैं, लेकिन अगर टिप्पणी लिखने की बात आए तो 5 लाइन में या 6 लाइन में आप आकार को क्या लिखेंगे? ठोस पदार्थों में, ठोस पदार्थों में अधिकतम, ठोस पदार्थों में अधिकतम अंतराणविक बल, अंतर बल यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस,
स्पेस नहीं बच्चों, यहाँ पे फोर्स आएगा, अंतराणविक बल है ना, तो अंतराणविक इंटरमोलिकुलर फोर्स। इनके अंदर क्या होता है, अधिकतम अंतराणविक बल यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है इसीलिए इनका यानी किनका बच्चों, ठोस का, इनका आकार निश्चित होता है। तब नोट करते चलेंगे साथ के साथ। जबकि द्रव व गैस उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, जिनमें उन्हें रखा जाता है। ठीक है, और किनका, द्रवों का और गैसों का, इनका यानी कि द्रव व गैस आकार निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। सब बच्चों ने लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी पर टिप्पणी। 4-5 लाइनों में काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो हम लिखेंगे गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। ठीक, पदार्थ के कणों की गति के कारण पदार्थ के कणों की गति के कारण उसमें ऊर्जा का आना, किसमें, पदार्थ के कणों में। तब अपनी नोटबुक में लिखते रहेंगे बच्चों, पदार्थ के कणों की गति के कारण उसमें ऊर्जा का आना, गतिज ऊर्जा
कहलाती है। अब क्या लिखना है कि गैसों में सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा होती है। ठीक, क्योंकि ये तीव्र गति से सभी दिशाओं में चलती है और कण तेजी से कंपन यानी वाइब्रेशन भी करते हैं। द्रवों में गैस से कम तथा ठोस में न्यूनतम यानी कि न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है। क्लियर है? यानी काइनेटिक एनर्जी जब आप घटते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे गैस, फिर सबसे ज्यादा गैस में होती है, उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे द्रव, फिर उसके बाद आप लिखेंगे ठोस, और इसके नीचे आप लिख देंगे कि गतिज ऊर्जा घटते क्रम में। ठीक, अब इसके बाद बच्चों हम लोगों का टिप्पणी लिखना है आपको घनत्व पे। टिप्पणी किस पे लिखना है? घनत्व पे। आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लें। नोट कर लीजिए सभी बच्चे उनको कॉपी में। नेक्स्ट टिप्पणी हम देखेंगे आपका घनत्व पे यानी कि डेंसिटी। घनत्व जिसको हम कहते हैं डेंसिटी। लिखेंगे किसी पदार्थ का घनत्व यानी कि डेंसिटी प्रति
इकाई यानी कि पर यूनिट आयतन के द्रव्यमान के बराबर होती है। किसी पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होती है, यानी कि पर यूनिट जो वॉल्यूम होता है उसके मास के बराबर होती है घनत्व। तो घनत्व को हम इस फॉर्मूला से समझ सकते हैं, ऐसे लिखेंगे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। इसको हम लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला डिराइव होता है D इज इक्वल टू M यानी कि मास अपॉन V यानी कि वॉल्यूम। इस तरह से हम इसको नोट करेंगे और उसके बाद लिखेंगे। इस ऊपर वाला आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो मैं इसके बाद क्या लिखना है वो देखते हैं। उसके बाद हम इसके नीचे लिखेंगे, जिसे मैं ऊपर लिख रही हूं, ठोस अधिकतम द्रव। आप सभी जानते हैं इस निशान को क्या कहते हैं। इसमें जिधर क्रोकोडाइल का मुंह खुला हुआ है उस तरफ आपका ज्यादा होगा। हम लोगों ने ग्रेटर देन स्मॉलर देन के निशान के तौर पे इसको बचपन से देखा है। द्रव और उसके बाद आपका आ जाता है गैस। गैस का घनत्व कैसा होता है बच्चों? न्यूनतम यानी कि मिनिमम। तो मैक्सिमम किसका होता है? ठोस का, और मिनिमम होता है आपका गैस का। इसको आप लिख सकते हैं घनत्व घटते क्रम में। ठीक, सभी बच्चे इसको नोट कर लें। के बाद हम लोगों का क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है कि बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। यानी कि हम लोगों को ये देखना है कि घनत्व का क्रम ज्यादा किसमें ज्यादा घनत्व है और किसमें कम घनत्व है, उसके आधार पर बढ़ते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। यानी जिसके अंदर सबसे कम घनत्व है वो सबसे पहले लिखा जाएगा और जिसमें सबसे ज्यादा घनत्व है वो सबसे बाद में आएगा। तो अभी हमने 2 सेकंड पहले घनत्व के बारे में पूरा पढ़ा है, यानी कि टिप्पणी करवाई है मैंने घनत्व पे आपको। ठीक है, घनत्व किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि D इज इक्वल टू M अपॉन V। ठोस में अधिकतम घनत्व होता है, उसके बाद द्रव में होता है और उसके बाद गैस में होता है। ठीक है, तो हम लोगों को ये देखना है कि आपके पास ऑप्शंस हैं वायु, फिर देखिए वायु का ही भाग है
वायु जैसा ही होता है, लेकिन आपने हमेशा देखा होगा कि जो वायु है उसे हम देख नहीं सकते। और क्या होता है, चिमनी का धुआं, है ना। तो आप ये मान के चलो कि वायु से कुछ न कुछ डेंसिटी में चिमनी का धुआं ज्यादा होता होगा। इसीलिए जब आपका ईंट बनने वाली जो ईंट के भट्ठे होते हैं उससे या चिमनी से जब आप धुआं निकलता है तो उसको आप देख सकते हैं। वाटर वेपर को भी आप आंखों से देख पाते हैं और हवा को देख नहीं पाते। तो इतना तो आप समझ जाएंगे कि वायु का घनत्व कम है और चिमनी के धुएं का घनत्व उससे थोड़ा ज्यादा है। फिर आपका आता है शहद, जल, रुई, लोहा और चौक। ठीक, चौक तो इसको आपको लिखना है बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले यानी सबसे कम घनत्व जिसका है उसका नाम लिखेंगे। सबसे कम घनत्व होता है बच्चों वायु का। ठीक, उसके बाद वायु में ही होती है धुआं, जो है धुआं है या भाप है, तो फिर उसके बाद उससे ज्यादा घनत्व किसका होता है, चिमनी का धुआं। आपको बढ़ते क्रम में लिखना है, चिमनी का धुआं। फिर आपको ये निशान बनाना है और उसके बाद इससे ज्यादा घनत्व किसका है, इसमें से देखेंगे आप तो क्या शहद का घनत्व चिमनी के धुएं से थोड़ा ज्यादा होगा या रुई का या जल का। सबसे पहले इस सीरीज में कौन आएगा, तो वायु के बाद आपका आ जाएगा चिमनी का धुआं और उसके बाद आपका आता है बच्चों रुई। अब रुई चूंकि देखने में ठोस होती है ना, और जल आपका द्रव है, तो पहले रुई क्यों लिखी जा रही है, क्योंकि रुई केवल देखने में ठोस होती है, लेकिन आप जब रुई को कंप्रेस करते हैं तो रुई के अंदर अंतराण्विक जो स्पेस होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। यानी अगर आपको 1 किलो रुई तौलनी है तो आपको बहुत सारी रुई मिलेगी। तो इसलिए रुई का घनत्व आपका कम है और जल का घनत्व आपका उससे ज्यादा है, क्योंकि 1 किलो रुई बहुत ज्यादा दिखेगी और 1 किलो अगर पानी लेना है तो वो आपका एक बोतल में आ जाता है। यानी कि रुई का घनत्व जल से कम है। तो पहले आ गया आपका वायु, उसके बाद आपका चिमनी का धुआं, उसके बाद आपका रुई और उसके बाद आपका नंबर आएगा जल का। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं कि जल चूंकि द्रव है तो जल को पहले आना चाहिए और रुई को बाद में आना चाहिए। तो नहीं बच्चों, रुई पहले आएगी, क्योंकि रुई के अंदर जो अंतराण्विक जगह होती है, स्पेस होता है इंटरमोलिकुलर, वो बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद फिर आपका आ जाता है, उससे थोड़ा गाढ़ा होता है आपका शहद। ठीक, शहद के बाद फिर आपका आ जाएगा बच्चों चौक। शहद लिख लिया, अब शहद के आगे आपको लिखना है यहाँ पे ऐसे लगा के चौक, और चौक के आगे आपको ऐसा ही निशान लगा के लिखना है लोहा। यानी लोहे का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। तो ये क्या हुआ, आपका बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में ये चीजें आपने ऑर्गेनाइज की। अगर आ जाए एग्जाम में कि घनत्व के घटते हुए क्रम में निम्नलिखित चीजों को व्यवस्थित कीजिए, तब आपको इसका जस्ट अपोजिट कर देना है। यानी सबसे पहले फिर आपको लोहा लिखना होगा और निशान इसके बजाय इस तरीके का हो जाएगा। पहले आपको लिखना होगा इसमें लोहा और लोहे के बाद आपको लिखना होगा चौक, फिर आपका आएगा शहद, फिर आपका आएगा जल, उसके बाद आपका आएगा रुई, फिर आपका आएगा चिमनी का धुआं, या एग्जाम में चिमनी के धुआं की जगह पे आपको भाप या वाटर वेपर या वाष्प ये भी लिख सकते हैं एग्जामिनर्स। फिर आपका आ जाएगा वायु। ठीक, तो बढ़ते क्रम में ये है और घटते क्रम में वो है। जिसमें आप रुई और जल में कंफ्यूज हो सकते थे बच्चों, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि रुई के अंदर क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है और जल में उतना ज्यादा अंतराण्विक जगह उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस उतना ज्यादा नहीं होता है। तो इसलिए रुई घनत्व के मामले में रुई कम है और जल उससे ज्यादा है।
बच्चों, आज हम लोगों का टिप्पणी लिखने वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है क्लास 9th के लिए, और आपको मैंने घनत्व के बारे में बता दिया है। घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में चीजों को व्यवस्थित करना सिखाया, और आपको ये भी बताया कि यदि एग्जाम में आपका घनत्व के घटते हुए क्रम में चीजों को कैसे व्यवस्थित करें ये लिखना हो तो भी आप उसको लिख पाएंगे। केवल आपको वो जो मार्क है जिसका इस तरीके का होता है आपका मुंह, जो बंद वाला पार्ट होगा, ये क्रोकोडाइल के फेस से आप इसको समझ सकते हैं कि जो आपका मुंह खुला होगा उस तरफ आपकी ज्यादा, चाहे वो नंबर हो, चाहे घनत्व का बढ़ता हुआ क्रम हो या इंटरमोलिकुलर फोर्स का बढ़ता हुआ क्रम हो, तो जो बढ़ता हुआ क्रम होता है उसका मुंह इस तरह से खुला रहता है, और जो क्लोज्ड साइड होती है उधर की तरफ आपका कम मात्रा वाली चीजें आएंगी। तो मैंने आपको रुई और जल में जो बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे वो भी समझा दिया है। आज की क्लास में इतना ही हो पाएगा बच्चों। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। आपका दिन शुभ हो।